Everything you did brought you where you are now. Where you belong. हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राहुल और आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर। फ्रेंड्स, मैं आपके लिए लाया हूं जॉर्ज आर मार्टिन की नॉवल अ सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर की बुक 1 ए गेम ऑफ थ्रोन्स की स्टोरी हिंदी में। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हमें वापस चलना चाहिए। गैरेड ने आग्रह किया क्योंकि जंगल में उनके चारों ओर अंधेरा बढ़ने लगा था। जंगली लोग मर चुके हैं। क्या मुर्दों से आपको डर लगता है? सर वेमर रॉयस ने मुस्कुराने के संकेत के साथ पूछा। गैरेड उकसावे में नहीं आया। वह करीब 50 वर्ष का एक बूढ़ा आदमी था और वह जानता था कि लॉर्डलिंग्स आते जाते रहते हैं। मुर्दे मर चुके हैं। हमारा मुर्दों के साथ कोई काम नहीं है। क्या वे मर चुके हैं? रॉयस ने धीरे से पूछा। हमारे पास क्या सबूत है? विल ने उन्हें देखा है। अगर वह कहता है कि वे मर चुके हैं तो मेरे लिए यह पर्याप्त सबूत है। विल को पता था कि वे उसे बहस में जल्दी या बाद में खींच लेंगे। वह कामना कर रहा था कि यह जल्द से जल्द हो जाए। मेरी माँ ने मुझे बताया था कि मरे हुए लोग कोई गीत नहीं गाते हैं। मुझे मेरी दाई माँ ने भी यही बात कही थी, विल। रॉयस ने उत्तर दिया। कभी किसी महिला की बातों पर विश्वास मत करना। मुर्दों से भी कुछ चीजें सीखी जा सकती हैं। उसकी आवाज जंगल में बहुत जोर से गूंज उठी। हमारे सामने एक लंबा सफर है, 8 दिन, शायद 9, और रात हो रही है। गैरेड ने बताया। सर वेमर रॉयस ने निर्दयता के साथ आकाश की ओर देखा और कहा, यह हर दिन इस समय पर ऐसा करता है। क्या तुम अंधेरे से प्रेरित होते हो, गैरेड? विल गैरेड के मुंह के चारों ओर कसाव देख सकता था। उसकी आंखें मुश्किल से मोटे काले कोट नीचे अपना गुस्सा दबा पा रहा था। गैरेड ने नाइट्स वॉच में 40 साल बिताए थे, बच्चे से बड़े होने तक, और वह प्रकाश में आने का आदी नहीं था। फिर भी यह इससे कहीं अधिक था। घायल गर्व के तहत विल बूढ़े आदमी में कुछ और समझ सकता है। तुम उसको महसूस कर सकते थे, एक डर जो करीब आ रहा था। विल ने अपनी बेचैनी साझा की। उसे दीवार पर 4 साल हो गए थे। पहली बार जब उसे यहाँ भेजा गया था तो उसे सभी पुरानी कहानियां वापस याद आ गई थी और उसकी आंतों में पानी भर गया था। वह इसके बारे में बाद में हंसा भी था। अब वह एक अनुभवी शिकारी है और अंतहीन अंधेरा जंगल, जो कि प्रेतवादित जंगल कहलाता था, अब उसके लिए अधिक डरावना क्षेत्र नहीं था। आज की रात कुछ अलग थी। इस अंधेरे में कुछ था जिसने उसके अंदर डर को फिर से पैदा कर दिया। 9 दिनों से वे घुड़सवारी कर रहे थे, उत्तर पश्चिम और फिर से उत्तर, दीवार से दूर और दूर। जंगली हमलावरों के झुंड को खोजना कठिन था। प्रत्येक दिन गुजरे हुए दिन से भी बदतर था। आज सबसे बुरा हाल था। उत्तर की ओर से एक ठंडी हवा चल रही थी और इसने पेड़ों में जीवित चीजों की तरह सरसराहट भर दी। पूरे दिन विल को लगा जैसे कोई उसे देख रहा है। कुछ ठंडा और अटपटा था जो उसे पसंद नहीं करता था। गैरेड ने भी इसे महसूस किया। विल दीवार की सुरक्षा के लिए जहनुम की सवारी करने के लिए भी तैयार था, लेकिन यह अपने कमांडर के साथ साझा करने की भावना नहीं थी। खासकर इनके जैसे कमांडर से तो बिल्कुल नहीं। सर वेमर रॉयस एक प्राचीन घराने का सबसे छोटा पुत्र है, जिसके कई उत्तराधिकारी थे। वह 18 वर्ष का अटखेलियां करने वाला एक सुंदर युवक है और एक चाकू की तरह सुशोभित व पतला था। अपने विशाल काले घोड़े पर सवार योद्धा रॉयस गैरेड और विल के आगे एक छोटी रेखा में चल रहा था। उसने काले चमड़े के जूते, काली ऊनी पैंट, काले छछूंदर की खाल के दस्ताने और काली ऊन एवं उबले हुए चमड़े की परतों पर काले चक्राकार का चमचमाता हुआ एक बढ़िया कोट पहना था। सर वेमर आधे साल से भी कम समय से नाइट्स वॉच का शपथ भाई था, लेकिन कोई भी यह नहीं कह सकता था कि उसने अपने काम के लिए तैयारी न की हो। संभवतः उसको अपने कपड़ों की चिंता अवश्य थी। उसका शानदार कोट उसकी शान था, मोटा, काला व नर्म पाप की तरह। मैं शर्त लगाता हूँ कि उसने उन सभी जानवरों का अपने हाथों से शिकार किया होगा। हाँ, उसने किया। हमारे छोटे योद्धा, गैरेड ने शराब लेते हुए कहा। सभी के सर मुड़ गए और वे हंसने लगे।
एक ऐसे आदमी का आदेश मानना मुश्किल है जिस पर तुम शराब पीते हुए हंसते हो। विल चौंक गया और उसकी कंपकंपी छूट गई। गैरेड ने भी ऐसा ही महसूस किया होगा। मोमेंट ने कहा था कि हमें उनकी खोज करनी चाहिए और हमने की। वे मर चुके हैं, वे हमें और परेशान नहीं करेंगे। हमारे सामने कठिन सफर है। मुझे यह मौसम पसंद नहीं। यदि यहाँ और बर्फ गिरती है तो हम एक सप्ताह के लिए वापसी कर सकते हैं और बर्फ के सबसे अच्छे मौसम की हम उम्मीद कर सकते हैं। कभी बर्फ का तूफान देखा है क्या मेरे लॉर्ड? लॉर्ड उसे सुन नहीं रहे थे। उन्होंने उस आधे उबाऊ आधे विचलित तरीके से गहरे गोधूली का अध्ययन किया। विल नाइट्स के लंबे समय में यह समझ गया था कि जब वह ऐसा दिखता है तो उसे बाधित नहीं करना सबसे अच्छा था। मुझे फिर से बताओ कि तुमने क्या देखा था विल। सारा विवरण, कुछ नहीं छोड़ना। विल नाइट्स वॉच में शामिल होने से पहले एक शिकारी था। असल में शिकार की चोरी करने वाला। मल्लिस्टर फ्रीराइडर्स ने उसे मल्लिस्टर के जंगल में रंगे हाथों पकड़ा था, उनके एक जानवर की चमड़ी के साथ, और उसे ब्लैक ब्रदर्स में जाने का या एक हाथ खोने का विकल्प दिया गया। विल की तरह चुपचाप कोई भी जंगल में नहीं जा सकता था और ब्लैक ब्रदर्स को उसकी इस प्रतिभा का पता लगने में समय नहीं लगा। शिविर 2 मील दूर है। उस चोटी के ऊपर एक कठोर धारा के बगल में मैं हिम्मत करते हुए करीब गया। वे 8 है, पुरुष और महिलाएं दोनों, लेकिन कोई भी बच्चा नहीं दिखा। वे चट्टान के एक ओर झुके हुए थे। बर्फ ने उन्हें अब तक ढक दिया होगा, लेकिन मैं अभी भी इससे अच्छा कर सकता था। वहां आग नहीं जल रही थी और अंगीठी भी दिन की तरह सादी थी। कोई हिल नहीं रहा था। मैंने काफी देर तक देखा। कोई भी जीवित व्यक्ति बिना हिले इतने समय तक नहीं रह सकता। क्या तुमने कहीं पर खून देखा था? जी नहीं। विल ने स्वीकार किया। क्या कोई हथियार देखा था? कुछ तलवारें और कुछ धनुष। एक आदमी के पास एक कुल्हाड़ी थी, लोहे का भारी दिखने वाला क्रूर टुकड़ा, दोनों ओर से धारदार। यह उसके बगल में जमीन पर पड़ा था, ठीक उसके हाथ के पास। क्या तुमने उनकी स्थिति पर ध्यान दिया? विल ने हाँ में सर हिलाया। एक जोड़ा चट्टान के विपरीत बैठा था। उनमें से ज्यादातर जमीन पर थे, जैसे कि गिर गए हो या सो रहे हो, रॉयस ने सुझाव दिया। गिर गए थे, विल ने जोर देकर कहा। आयनवुड पेड़ के ऊपर शाखाओं में एक औरत आधी छिपी हुई थी। वह धीरे से मुस्कुराया। मैंने ध्यान रखा कि वह मुझे देख न सके। जब मैं करीब गया तो मैंने देखा कि वह हिल नहीं रही थी। और विल कांप गया। क्या तुम्हें शराब चाहिए? रॉयस ने पूछा। थोड़ी सी, विल ने धीरे से कहा। हवा मेरे लॉर्ड। सभी युवा योद्धा अपने घबराए हुए साथी की ओर मुड़ गए। फ्रॉस्टफॉलन ने फुसफुसाना छोड़ दिया। वह रॉयस का घोड़ा बेसब्री से चक्कर काटने लगा। आपको क्या लगता है गैरेड, हो सकता है उन लोगों को मार डाला गया हो? सर वेमर ने अपने लंबे शानदार कोट को ठीक करते हुए लापरवाही से पूछा। वहां ठंड थी। गैरेड ने यकीन के साथ कहा। मैंने देखा था कि लोग पिछली सर्दियों में जम गए, और उससे पहले जब मैं छोटा लड़का था। हर कोई 40 फुट ऊंची बर्फ की बात करता और उत्तर की ओर से बर्फीली हवा कैसे आती थी, लेकिन असली दुश्मन ठंड थी। वह विल की तुलना से भी अधिक चुपचाप आती और सबसे पहले आप कांपते, फिर आपके दांत कटकटाते, आपके पैर जम जाते और अंत में आप बढ़िया शराब और अच्छी गर्माहट का सपना देखते। यह जलाती है, हाँ यह जलाती है। ठंड की तरह कुछ भी नहीं जलाती, लेकिन केवल कुछ समय के लिए, फिर यह तुम्हारे अंदर भरने लगती है और थोड़ी देर बाद आपके पास इससे लड़ने की ताकत नहीं रहती। बस बैठ जाना या सो जाना आसान होता है। वे कहते थे कि आपको अंत में कोई दर्द महसूस नहीं होगा। पहले तुम कमजोर और सुस्त हो जाओगे, फिर सब कुछ धुंधला लगेगा और फिर यह गर्म दूध के समुद्र में डूबने जैसा लगेगा, जैसे शांति मिल गई हो। ऐसी बातें गैरेड। सर वेमर ने उसे देखा। मुझे कभी नहीं लगा कि तुम्हारे पास ऐसा अनुभव होगा। मेरे अंदर भी ठंड जम गई थी, लॉर्डलिंग। गैरेड ने अपनी टोपी को पीछे खींच लिया, जिससे सर वेमर उस जगह को घूरने लगे जहां उसके कान लटक रहे थे। दोनों कान, पैर की 3 अंगुलियां और मेरे बाएं हाथ की छोटी उंगली। मैंने उम्मीद खो दी थी। मैंने अपने भाई को उसकी निगरानी वाली जगह पर जमे हुए पाया। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। सर वेमर ने कंधा उचकाते हुए कहा, तुमने अधिक गर्म पोशाक पहनी होगी गैरेड। गैरेड को लॉर्डलिंग पर क्रोध आ गया। उसके कानों के चारों ओर के निशान गुस्से से लाल हो गए, जहां से माइस्टर ईमन ने उनके कान काट दिए थे।
हम देखेंगे कि जब सर्दियां आएगी तब आप कितने गर्म कपड़े पहन सकते हो। उसने अपनी टोपी को खींचा और अपने गले को ढककर चुपचाप बैठ गया। अगर गैरेड ने कहा कि वहां ठंड थी तो विल ने बोलना शुरू किया। क्या तुमने पिछले हफ्ते कोई निगरानी की थी, विल? सर वेमर ने उसे बीच में टोकते हुए पूछा। जी हाँ मेरे लॉर्ड। ऐसा कोई हफ्ता नहीं था जब विल ने दर्जनों बार वो कठोर निगरानी न की हो। निगरानी करने वाले लोग बहादुर थे। और तुम्हें दीवार कैसी लगी? कड़कड़ाती हुई, विल ने त्योरियां चढ़ाते हुए कहा। उसे यह स्पष्ट उत्तर लगा, अब यह लॉर्ड पर था कि वो इसे कैसे समझते हैं। वे जम नहीं सकते। नहीं, अगर दीवार टूट रही है तो यह ठंड काफी नहीं है। रॉयस ने हाँ में सिर हिलाया। समझदार लड़का। हमें पिछले सप्ताह कुछ हल्की ठंड लगी थी और फिर तेज बर्फ भी गिरी थी, लेकिन निश्चित रूप से 8 लोगों को मारने के लिए पर्याप्त ठंड नहीं थी। उन्होंने जानवरों के फर, खाल आदि पहना होगा। मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ कि उनके पास रहने की जगह थी और आग जलाने के साधन भी। योद्धा की मुस्कुराहट में पक्का विश्वास था। विल हमें वहां ले जाएगा। मैं उन मृत लोगों को खुद देखूंगा। और फिर कुछ नहीं किया जा सकता था। आदेश दे दिया गया था और इसे मानने के लिए वे बाध्य थे। विल आगे बढ़ा। उसका घने बालों वाला छोटा खच्चर गेरोन सावधानी से जंगल के रास्ते पर चल रहा था। एक रात पहले हल्की बर्फ गिरी थी और बर्फ की चादर के नीचे पत्थर, जड़ें आदि छुप गए थे, जैसे बेपरवाह और बेखबरों का इंतजार कर रहे हो। सर वेमार रॉयस उसके पीछे गया। उनका बड़ा काला घोड़ा अधीरता से सूंघ रहा था। युद्ध का यह जंगी घोड़ा गलत स्थान पर था, लेकिन यह बात लॉर्डलिंग को बताने की कोशिश करो। गैरेड उनके पीछे आया। बूढ़ा सैनिक बुदबुदाते हुए सवारी कर रहा था। सांझ गहराने लगी। बादल रहित आकाश गहरे बैंगनी रंग का हो गया, एक पुरानी चोट के जैसा रंग, और फिर काला हो गया। तारे निकलने लगे। आधा चांद उगाया। विल चांद के प्रकाश के लिए आभारी था। जब चांद पूरी तरह उग गया तब रॉयस ने कहा, निश्चित रूप से हम इससे अधिक तेज गति से चल सकते हैं। इस घोड़े के साथ नहीं, विल ने कहा। डर ने उसे ढीठ बना दिया था। मेरे लॉर्ड, क्या आप नेतृत्व करना चाहोगे? सर वेमर रॉयस ने कोई जवाब देना नहीं चाहा। कहीं दूर जंगल में एक भेड़िया भौंक रहा था। विल एक प्राचीन आयनवुड पेड़ के नीचे अपना गेरोन लेकर गया और नीचे उतर गया। तुम रुक क्यों गए? सर वेमर ने पूछा। पैदल ही शेष रास्ता तय करें मेरे लॉर्ड, यह उस चोटी के ऊपर है। रॉयस एक पल के लिए रुका रहा। दूर कहीं घूरा। उसके चेहरे पर चिंतनशीलता थी। ठंडी हवा पेड़ों के बीच से फुसफुसाते हुए बह रही थी। उनका शानदार कोट किसी आधे जीवित की तरह हिल रहा था। यहाँ कुछ गड़बड़ है। गैरेड बुदबुदाया। युवा योद्धा ने उसे तिरस्कारपूर्ण मुस्कान दी। क्या सच में? क्या आप इसे महसूस नहीं कर सकते? अंधेरे को समझो। गैरेड ने पूछा। विल भी इसे महसूस कर सकता था। वह नाइट्स वॉच में 4 साल से था, लेकिन वह कभी भी इतना नहीं डरा। आखिर यह है क्या? हवा, पेड़ों की सरसराहट, भेड़िया। वह कौन सी आवाज है जो तुमको इतना परेशान कर रही है? जब गैरेड ने कोई जवाब नहीं दिया तो रॉयस अपने घोड़े से एक शाही अंदाज में फिसलकर उतर गया। उसने अपने घोड़े को नीचे लटकने वाली एक डाल से सुरक्षित रूप से बांध दिया, अन्य घोड़ों से दूर, और अपनी लॉन्ग स्वॉर्ड को म्यान से बाहर निकाल लिया। उसमें लगे जवाहरात चमक उठे और चमकते स्टील के आगे चांदनी भी फीकी पड़ने लगी। यह महल में बनाया गया एक शानदार हथियार था और इसे नए रूप से बनाया गया था। विल को संदेह हुआ कि रॉयस को गुस्सा आ गया है। विल ने चेतावनी देते हुए कहा, यहाँ पेड़ पास पास है। यह तलवार आपको उलझा देगी मेरे लॉर्ड, चाकू बेहतर रहेगा। अगर मुझे कुछ जानने की आवश्यकता होगी तो मैं पूछ लूंगा। गैरेड, यही रहकर घोड़ों की रक्षा करो। गैरेड अपने घोड़े से उतर गया। हमें आग की जरूरत है। मैं जला लूंगा। तुम कितने बड़े मूर्ख हो, बूढ़े आदमी। अगर इस जंगल में दुश्मन है तो हमें जो अंतिम चीज चाहिए, क्या वह आग है? कुछ दुश्मन है जिन्हें आग दूर रखेगी। भालू और डाइवल्स और बाकी की चीजों को। सर वेमर का चेहरा सख्त हो गया। आग नहीं चाहिए। गैरेड के चेहरे पर उसकी टोपी की छाया थी, लेकिन विल उसकी आंखों में कड़ी चमक देख सकता था क्योंकि वह रॉयस को घूर रहा था। एक पल के लिए वह डर गया कि कहीं बुरा आदमी उनसे लड़ने ना लगे। विल के पास एक छोटी बदसूरत चीज थी। इसकी पकड़ पसीने से भीगी हुई, कठोर उपयोग के कारण इसकी धार खत्म हो गई थी।
लेकिन अगर गैरेड ने अपनी तलवार को म्यान से खींच कर निकाल लिया तो लॉर्डलिंग को बचाने के लिए विल के पास कोई अन्य हथियार नहीं था। अंत में गैरेड ने नीचे देखा। कोई आग नहीं। वह हल्की सांस छोड़ते हुए बुदबुदाया। रॉयस ने इसे चुपचाप स्वीकार कर लिया और दूर हो गया। रास्ता दिखाओ, उन्होंने विल से कहा। विल ने झाड़ियों में से अपना रास्ता बनाया, फिर कम ऊंचाई वाली एक चोटी पर चढ़ना शुरू किया, जहां उसने एक परहरी पेड़ के नीचे निशान लगाया था। बर्फ की पतली परत के नीचे मैदान नम और दलदला था। वे सावधानी से चट्टानों और छिपी हुई जड़ों से बचकर चलते रहे। विल ने चढ़ते समय कोई आवाज नहीं की। उसके पीछे लॉर्डलिंग के नर्म चक्राकार धातु की आवाज और शाखाओं में फंसकर टहनियों को तोड़ती उसकी लंबी तलवार अस्पष्ट आवाज निकाल रही थी। वो लॉर्ड अपने शानदार कोट को खींचता हुआ चल रहा था। महान परहरी पेड़ चोटी के शीर्ष पर था। विल जानता था कि पेड़ वहीं होगा। इसकी सबसे निचली शाखा जमीन से सिर्फ 1 फुट ऊपर थी। विल पेड़ के बल फिसलकर बर्फ और कीचड़ में से होता हुआ नीचे गया और नीचे मौजूद गुफा में अच्छी तरह देखा। उसके सीने में जैसे उसके दिल की धड़कन रुक गई हो। एक पल के लिए उसने सांस लेने की हिम्मत नहीं की। चांद की चांदनी में गुफा साफ दिख रही थी। अंगीठी की राख, हल्की बर्फ से ढकी बड़ी चट्टानें, आधी जमी हुई पानी की छोटी धारा। वे चले गए। सभी शव जा चुके थे। हे भगवान, विल ने अपने पीछे सुना। सर वेमर रॉयस के चोटी पर पहुंचने के बाद एक शाखा पर उनकी तलवार फिसल गई। वह परहरी पेड़ के पास खड़ा हो गया, हाथ में लंबी तलवार लिए। हवा का झोंका आते ही उसका कोट लहराने लगता। उल्लिखित सभी सितारों को अच्छी तरह से देखने के लिए वह खुले आसमान के नीचे बेफिक्र होकर खड़ा था। नीचे झुक जाओ, कुछ गड़बड़ है। विल तुरंत फुसफुसाया। रॉयस नहीं झुका। उसने खाली गुफा को देखा और हंसने लगा। लगता है विल, तुम्हारे मरे हुए लोग गुफा छोड़कर चले गए। विल की आवाज नहीं निकली। वह शब्दों को खोज रहा था जो उसकी जुबान पर नहीं आ रहे थे। यह संभव नहीं था। उसकी आंखें वापस मुड़ गई और खाली गुफा के ऊपर एक कुल्हाड़ी पर रुक गई। एक विशाल, दोनों ओर से धारदार लड़ाई की कुल्हाड़ी। एक अछूता मूल्यवान हथियार। अभी भी याद नहीं आ रहा था कि उसने आखिरी बार इसे कहां देखा था। खड़े हो जाओ विल, सर वेमर ने आदेश दिया। यहाँ कोई नहीं है और मैं तुम्हें एक झाड़ी के नीचे छिपने नहीं दूंगा। अनिच्छा से विल ने आज्ञा का पालन किया। सर वेमर ने उसे पूरी नापसंदगी के साथ देखा। मैं अपने पहले ही दौरे में एक असफलता के साथ कैसल ब्लैक में वापस नहीं जाऊंगा। हम उन लोगों को ढूंढेंगे। रॉयस ने चारों ओर नजरें दौड़ाई। पेड़ के ऊपर, जल्दी करो और आग को खोजो। विल कुछ कहे बिना दूर हो गया। बहस करने का कोई फायदा नहीं था। हवा चल रही थी। यह उनसे टकरा कर गुजर रही थी। वह पेड़ के पास गया, एक मेहराब भूरा हरा परहरी पेड़, और वह चढ़ने लगा। जल्द ही उसके हाथों पर पेड़ का गोंद चिपक गया और वह शाखाओं के बीच खो गया। डर से उसका पेट भर गया, जैसे भोजन जो वह पचा नहीं पा रहा हो। उसने जंगल के नामहीन देवताओं से प्रार्थना की। उसके म्यान से उसका खंजर फिसलने लगा। उसे दोनों हाथों का उपयोग चढ़ाई के लिए करना था, इसलिए उसने खंजर को अपने दांतों के बीच दबा लिया। उसके मुंह में ठंडे लोहे का स्वाद उसे सुकून दे रहा था। नीचे, लॉर्डलिंग अचानक चिल्लाया। कौन है वहां? विल ने उसे संदेह से सुना। वह रुक गया और सुनने व देखने की कोशिश करने लगा। जवाब जंगल ने दिया। पत्तियों की सरसराहट, बर्फीली तेज हवा बहने लगी। कुछ दूरी से एक बर्फीले उल्लू की आवाज आई। दूसरे किसी जीव ने कोई आवाज नहीं की। विल ने अपनी आंख के कोने से उस ओर देखा। जंगल में धुंधली आकृति घूम रही थी। उसने सिर घुमाया। अंधेरे में एक सफेद छाया झलकी, फिर चली गई। शाखाएं हवा में धीरे धीरे हिल रही थी। टहनियों की चरचराने की आवाज हो रही थी। विल ने चेतावनी देने के लिए अपना मुंह खोला और शब्द उसके गले में जम गए। शायद वह गलत था। शायद यह केवल एक पक्षी था, या बर्फ पर कोई प्रतिबिंब, या चांदनी का कोई छल। आखिर उसने क्या देखा? विल, तुम कहाँ हो? सर वेमर ने आवाज लगाई। क्या तुम्हें कोई दिखाई दिया? वह धीरे धीरे एक गोले में चल रहा था। अचानक सावधान हुआ। उसने तलवार को हाथों में उठा रखा था। रॉयस ने भी उन्हें महसूस किया होगा, जैसा कि विल ने उन्हें महसूस किया। लेकिन कोई भी दिख नहीं रहा था। मुझे बताओ, इतनी ठंड क्यों है? कपकपाती ठंड थी। विल ने अपने स्थान को और कसकर पकड़ लिया। उसका चेहरा परहरी पेड़ के तने पर जोर से दब गया।
वह अपने गाल पर मीठे चिपचिपे गोंद को महसूस कर सकता था। अंधेरे जंगल से एक छाया बाहर निकली। यह रॉयस के सामने खड़ी हो गई। यह दूध के जैसे मांस की तरह लंबी, सख्त व पुरानी हड्डियों के जैसी कठोर थी। उसका कवच हिलने पर रंग बदलने लगता था। यहाँ पर वह नई गिरी बर्फ के जैसा सफेद था, छाया में काला हो जाता, पेड़ों के नीचे गहरे भूरे हरे रंग का हो जाता। हर कदम के साथ यह ऐसे बदलता जैसे पानी पर चांदनी। विल ने सर वेमर रॉयस को एक लंबी सांस छोड़ते सुना। आगे नहीं आना, लॉर्डलिंग ने चेतावनी दी। उसकी आवाज एक लड़के की आवाज की तरह निकली। उसने लड़ने के लिए अपने कंधों के ऊपर से लंबे शानदार कोट को फेंक दिया और अपनी तलवार को दोनों हाथों में ले लिया। हवा थम गई और ठंड बहुत बढ़ गई। दूसरा भी दबे पैर आगे आ गया। उसके हाथ में एक लंबी तलवार थी। ऐसी तलवार विल ने पहले कभी नहीं देखी थी। यह चांदनी में जीवित लग रही थी, पारदर्शी, बढ़िया कांच के जैसी, जो कि तेज धार वाली थी। इतनी पतली कि किनारे किनारे देखने पर यह लगभग गायब हो जाती थी। यह एक हल्की नीली चमकती हुई चीज थी। एक अजीब सा प्रकाश इसके किनारों के चारों ओर घूम रहा था और किसी तरह विल जानता था कि यह किसी भी उस तरह से तेज थी। सर वेमर ने उससे बहादुरी से मुलाकात की। तो लड़ो मुझसे। रॉयस ने अपनी तलवार को अपने सिर के ऊपर उठा लिया। उसके हाथ तलवार के वजन से कांप रहे थे, या शायद ठंड से। फिर उस पल में विल ने सोचा कि वह एक लड़का नहीं रहा, बल्कि नाइट्स वॉच का सैनिक बन गया है। दूसरा रुका रहा। विल ने उसकी आंखें देखी, नीली, गहरी और किसी भी इंसान की आंखों से ज्यादा नीली, नीली जो बर्फ की तरह जल रही थी। उसने लंबे समय तक चांदनी में ऊंची उठी, चमकते ठंडे धातु की तलवार को दृढ़ और कांपते हुए देखा। वे छाया से चुपचाप निकले। पहले 2 जुड़वां बच्चे, उनमें से 3 लोग, 4, 5। सर वेमर ने उनके साथ आई ठंड को महसूस किया होगा, लेकिन उन्होंने ना उन्हें आते देखा, ना ही उनकी आवाज सुनी। विल को उन्हें बताना चाहिए, यह उसका कर्तव्य था, और अगर उसने बताया तो उसकी मृत्यु भी तय थी। वह कांप गया और चुपचाप पेड़ से लिपटा रहा। उसकी तलवार हवा में कांपती हुई आई। सर वेमर ने अपनी तलवार से उसे रोक लिया। जब दोनों हथियार मिले तो धातु से धातु के टकराने की कोई आवाज नहीं आई, बल्कि दूर से आती एक पतली आवाज गूंजी, जैसे कोई जानवर दर्द में चिल्ला रहा हो। रॉयस ने दूसरा आघात किया और फिर तीसरा, फिर एक कदम पीछे हट गया। घबराहट में कई और आघात किए और वह फिर से पीछे हट गया। उसके पीछे दाएं से बाएं उसके चारों ओर देखने वाले धीरज से खड़े थे, निर्भय और चुपचाप। उनके उत्कृष्ट कवच का बदलता रंग उन सभी को जंगल में अदृश्य बनाए हुए था। फिर भी उन्होंने हस्तक्षेप करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। बार बार तलवारें टकराई। अब विल अपने कानों को उनके संघर्ष की अजीब पीड़ा के खिलाफ ढकना चाहता था। सर वेमर अब थकान से हाँफने लगे थे। उनकी सांसें चांदनी में भाप बनती दिख रही थी। रॉयस की तलवार ठंड से सफेद हो गई थी, दूसरे की नीली रोशनी के साथ काम कर रही थी। फिर रॉयस का बचाव बहुत धीरे हो गया। बर्फीली तलवार लोहे के छल्लों के बीच में से होती हुई रॉयस की बाह में घुस गई। युवा लॉर्ड दर्द से चिल्ला उठा। छल्लों के बीच से खून निकलने लगा। यह ठंड में उबल रहा था और बर्फ को छूती बूंदें लाल आग की तरह लग रही थी। सर वेमर की उंगलियां कांप रही थी। उनका मोलस्किन दस्ताना खून से लथपथ हो गया। दूसरे ने एक ऐसी भाषा में कुछ कहा जो विल नहीं जानता था। उसकी आवाज सर्दियों में जमी झील पर बर्फ के टूटने की तरह थी और शब्द जैसे मजाक उड़ा रहे थे। सर वेमर रॉयस ने अपना रोष दिखाया। रॉबर्ट के लिए, वह चिल्लाया और गर्जना के साथ दोनों हाथों से ठंडे स्टील की तलवार को उठाकर उसे चारों ओर घुमाते हुए अपने पूरे वजन के साथ प्रहार किया। दूसरा बचाव करने में लगभग आलसी दिख रहा था। जब दोनों हथियारों ने एक दूसरे को छुआ तो स्टील की तलवार चकनाचूर हो गई। जंगल में एक चीख सुनाई दी और स्टील की तलवार शीशे के 100 टुकड़ों की तरह बिखर गई, जैसे सुइयों की बारिश। रॉयस अपने घुटनों पर गिर गया। वह चीखा और अपनी आंखों को बंद कर लिया। उसकी अंगुलियों के बीच खून जम गया। देखने वाले एक साथ आगे बढ़े, जैसे कि कोई संकेत दिया गया हो। तलवार उठी और गिरी, सभी एक मूक मौन में। बर्फीली तलवार ने लोहे के छल्लों को ऐसे काट दिया जैसे कि यह रेशम हो। विल ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसने नीचे उनकी टूटती बर्फ के जैसी तेज आवाजें और हंसी को सुना।
जब उसने फिर से देखने का साहस किया तब तक एक लंबा समय बीत चुका था और नीचे का टीला खाली था। वह पेड़ पर ही रहा, सांस लेने की हिम्मत करता रहा, जबकि चंद्रमा काले आकाश में धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। आखिरकार उसकी मांसपेशियों में ऐंठन तथा ठंड से उंगलियां सुन्न हो गईं। वह नीचे उतर गया। रॉयस का शरीर बर्फ में मुंह के बल गिरा हुआ था और एक हाथ उखड़ा हुआ था। शानदार मोटा कोट दर्जन भर जगहों से फट गया था। इस तरह मरते हुए विल ने देखा कि वह कितना छोटा लड़का था। उसे कुछ फीट की दूरी पर तलवार का बचा हुआ हिस्सा दिखा। टूटने और मुड़ने से उसका अंत हो गया, जैसे बिजली का पेड़ से टकराने पर होता है। विल ने घुटने टेक दिए, सावधानी से चारों ओर देखा और इसे झटके से उठा लिया। टूटी तलवार उसका प्रमाण होगी। गैरेट को पता होगा कि इसका क्या करना है, और अगर नहीं तो निश्चित रूप से उस बूढ़े मोमेंट या माइस्टर ईमन को पता होगा। क्या गैरेट अभी भी घोड़ों के साथ उनका इंतजार कर रहा होगा? उसे जल्दी करनी होगी। विल उठा। सर वेमर रॉयस उसके सामने खड़ा था। रॉयस के उम्दा कपड़े फटे हुए, चेहरा बिगड़ा हुआ। तलवार के एक प्रहार ने रॉयस की बाईं आंख की सफेद पुतली को संक्रमित कर अंधा कर दिया था। दाहिनी आंख खुली थी। आंख की पुतली चमकती नीली थी। रॉयस ने विल को देखा। टूटी हुई तलवार निर्बल उंगलियों से गिर गई। विल ने प्रार्थना करने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। लंबे सुरुचिपूर्ण हाथों ने विल के गाल पर सहलाया, फिर उसके गले को जकड़ लिया। वे बेहतरीन मोलस्किन दस्ताने में लिप्त और खून से सने हुए थे, फिर भी स्पर्श बर्फीला ठंडा था। आज की यह कहानी यहीं समाप्त होती है। विल और गैरेट के साथ क्या हुआ और आगे की कहानी जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। I know death. एंड प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।